अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूं आयशा बख्श। गुज़िश्ता रोज़ पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के 22 दिसंबर के फैसले को कलअदम करार देते हुए PTI के इंतखाबी निशान बल्ले को बहाल कर दिया था, मगर आज इस फैसले को इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। इस अपील में कहा गया है कि पेशावर हाई कोर्ट का फैसला आइन और कानून के खिलाफ है। इलेक्शन कमीशन PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर जो एतराज़ात उठा रहा है उनमें अहम निकात कुछ यूँ हैं कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात PTI के आइन के तहत नहीं बल्कि खुफिया तौर पर करवाए गए। उमर अयूब को किसी आइनी फोरम ने सेक्रेटरी जनरल तैनात नहीं किया। इलेक्शन कमीशन को पार्टी के साबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर जमाल अकबर अंसारी का कोई इस्तीफा नहीं मिला। उनको हटाने की कोई दस्तावेजात भी नहीं है। PTI के 2017 में मुंतखब ओहदेदारान की मुद्दत खत्म हो चुकी। उमर अयूब कभी भी PTI के आइनी सेक्रेटरी जनरल मुंतखब नहीं हुए। दस्तियाब रिकॉर्ड के मुताबिक असद उमर ही पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं। PTI के अपने चेयरमैन की मियाद भी मुकम्मल हो चुकी और PTI ने जून 2022 तक कोई इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करवाया। जबकि गुज़िश्ता रोज पेशावर हाई कोर्ट ने तहरीरी फैसले में कहा था कि इलेक्शन कमीशन का 22 दिसंबर का फैसला गैर आइनी है। इलेक्शन कमीशन के फैसले को कलअदम किया जाता है। इलेक्शन कमीशन PTI पार्टी सर्टिफिकेट इलेक्शन एक्ट 2017 के शिक 209 के तहत वेबसाइट पर शाया करे और आर्टिकल 215 के तहत इलेक्शन कमीशन PTI का इंतखाबी निशान बल्ला अलॉट करे। दूसरी तरफ PTI ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त अदालत में जमा करवा दी है। यूं यहाँ एक जानिब इंतखाबात को सिर्फ 26 दिन रह गए हैं, वहीं दूसरी जानिब बल्ले के निशान का मसला हल नहीं हो पा रहा है। ऐसे में देखना होगा कि सिर्फ और सिर्फ आइन को ही मद्देनजर रखकर फैसले देने वाली सुप्रीम कोर्ट से जो फैसले भी आए वो किस तरह सियासत और इंतखाबात पर असरअंदाज होंगे। इसी मामले पर गुफ्तगू करेंगे। ये आपको बता दें कि ये इलेक्शन कमीशन की जो दरखास्त है सुप्रीम कोर्ट कल सुनने जा रही है। 3 रुकनी बेंच है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में जस्टिस मुसर्रत हिलाली और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर इस बेंच का हिस्सा हैं। वापस आएंगे अपने पैनल की जानिब। हमारे साथ हैं अबसार आलम, जैगम खान, इफ्तिखार चौधरी और मुनीफ फारूक साहब। आप चारों का बहुत शुक्रिया। इफ्तिखार अहमद साहब हमारे साथ हैं। इफ्तिखार अहमद साहब तहम्मुल करें जरा, सवाल की तरफ आते हैं। अच्छा जी, बना दिया कमाल है। ओहो, हो जाता है कभी कभार। सवाल की तरफ वापस आएंगे। जो इलेक्शन कमीशन पर कल हमने अपने प्रोग्राम में गुफ्तगू भी की और कल जो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला था उसको लेकर फोरम की जानिब से उसको अप्रिशिएट भी किया गया, मगर अब आज सवाल हमारा कुछ इस तरह से है। इलेक्शन कमीशन बल्ले के खिलाफ फिर मैदान में। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। क्या इलेक्शन कमीशन PTI के खिलाफ पार्टी बन रहा है? जैगम साहिब, आपके ख्याल में क्या कोई कानूनी दलाइल मौजूद होंगे, वो ग्राउंड्स होंगी जिसको लेके इलेक्शन कमीशन पहुंचा है? क्योंकि पेशावर हाई कोर्ट का एक फैसला मौजूद है इस वक्त। देखिए, इलेक्शन कमीशन ने PTI को सौतीला बच्चा तो बनाया हुआ है और डिस्क्रिमिनेट भी कर रहा है, इसमें तो कोई शक नहीं। कानूनी तो कुछ ना कुछ दलाइल हो सकते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि जो इलेक्शन एक्ट है 2017 का, इसे सियासी जमातों ने आपस में मिलकर बनाया और उन्होंने एक 2 नंबरी की, और वो 2 नंबरी उनको इसलिए की कि वो अंदरूनी जमहूरियत नहीं चाहते थे। अब ये जो कानून है, इलेक्शन एक्ट है, ये कहता है कि जो पार्टीज हैं अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराएंगी और सर्टिफिकेट जाके जमा करा देंगी इलेक्शन कमीशन में। एक काम करेंगी। दूसरा काम करेंगी कि अपना ऑडिट कराएंगी और वो जाके जमा करा देंगी, और उसके बाद इलेक्शन कमीशन जो है उनको उनके इंतखाबी निशान अलॉट करेगा। अगर वो ये काम ना करें तो फिर इलेक्शन कमीशन उनको इंतखाबी जो निशान है वो डिनाई कर सकता है, उनके रोक सकता है। अब इसमें यहाँ पे कोई तफसील नहीं है, ऐसा कोई जिक्र नहीं है कि इलेक्शन कमीशन जाके उनको ये चेक कर सकता है कि क्या इंतखाबात उनके आइन के मुताबिक हुए हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि नहीं, हम कर सकते हैं। अच्छी बात है, अगर आपकी तशरीह ये कर सकते हैं तो आप ये बताएं पिछली दफ़ा आपने ये कब किए थे, बाकी जो जमातें हैं उनके साथ आपने क्या किया, और PTI के सारे मामलात आपको अभी क्यों याद आए हैं। अब अगर एक हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया है जबकि इलेक्शन सर पर हैं, चंद दिन बाकी हैं लोगों को पार्टी की टिकट देने में, आप जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, तो ये तो जाहिर करता है कि आपके अंदर एक बड़ी कमिटमेंट है कि PTI को छोड़ना नहीं है, इसकी दुम पकड़ के रखना है और आखिर तक इसको आगे लेके जाना है। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में आ गया। अगर ये देखा जाए और ये समझा जाए कि वाकई इलेक्शन कमीशन को ये हक है
कि वो जाके किसी पार्टी के इलेक्शन का भी ऑडिट कर सकता है, ये देख सकता है, उसकी तफसील में जा सकता है कि क्या वो कानून के मुताबिक है या नहीं। उस सूरत में तो काफ़ी सारे दलाइल जो इलेक्शन कमीशन के हैं वो मजबूत हो जाते हैं। लेकिन उस सूरत में भी सुप्रीम कोर्ट ये तो पूछेगी कि क्या इस कानून का यकसा इतलाक किया गया सब पर, या आपने सिर्फ एक पार्टी पर इतलाक किया है। एक पार्टी पर इतलाक किया है तो क्यों किया है। और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सिर्फ कानून को तो नहीं देखेगी ना, सबसे पहले तो वो आइन को देखेगी। और मेरे ख्याल में आइन में जो उसकी 17 वो है क्या कहते हैं एक्ट है, उसमें ये वो देखेगी कि जो हक है, जो बुनियादी हक है पॉलिटिकल पार्टीज़ का, बल्कि अवाम का, कि वो अपनी पार्टीज़ बनाएं और उन पार्टीज़ को चलाएं, जो फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन है, कहीं इन इकदामात के ज़रिए से इलेक्शन कमीशन अवाम को उस हक से तो महरूम नहीं कर रहा, और जो पार्टियों के हक हैं उससे महरूम तो नहीं कर रहा। मेरे ख्याल में बहुत दिलचस्प कल बात होने जा रही है। अगर मुझे कहा जाए कि मैं किस पे शर्त लगाऊंगा, तो मैं ये कहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बल्ला नहीं छीनेगी, बल्ला दे देगी। लेकिन जाहिर ऑप्शंस ओपन है, सुप्रीम कोर्ट ने इसका जायजा लेना है, देखना है और फैसला करना है। देखिए क्या होता है जी, देखते हैं क्या होगा। आईन और कानून की बहुत बात हो रही है और इसी बात पर पेशावर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन से होता हुआ मामला, यानी कानूनी जंग बल्ले के निशान पर अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। मुनीफ फारूक साहब, अगर आइन और कानून के चश्मों की बात की जाए तो उसी से मामला अभी हमें हालिया जो नजर आ रहे हैं आला अदालत में मुंसिफ आला इसी तरह देख रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के इंट्रा पार्टी पर आईनी और कानूनी एतराजात हैं, अगर सिर्फ उसी जाविये से देखती है आला अदालत इस मामले को, तो क्या पीटीआई खसारे में रहेगी? बहुत शुक्रिया। देखिए, इसके ऊपर हम कोई प्रेडिक्शन क्या कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं मौकफ रखूं दोनों जगहों का, तो जो बात तहरीक इंसाफ ने बार बार कही है, पहले उनका मौकफ ये है कि उन्होंने एक तो ये कि इलेक्शन कमीशन का दायरा इख्तियार नहीं है कि किसी भी पार्टी को का इंतखाबी निशान वापस ले ले, और ना ही इलेक्शन कमीशन ने ये काम डिस्पैशनेटली किया, बल्कि उनका मौकफ ये है कि इलेक्शन कमीशन के सामने जो दस्तावेजात रखी गई थी, जो मामलात रखे गए थे, उन पर जिस हद तक मुमकिन था अमल दरामद किया गया, कोई गैर कानूनी या गैर आइनी काम नहीं हुआ, और इलेक्शन कमीशन ने अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया है। जबकि इलेक्शन कमीशन का मौकफ अगर देखा जाए तो वो ये समझते हैं, और जिन बातों का वो कहते हैं कि हमने अदालत के सामने सब्सटैंशिएट की थी, कि टेक्निकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस अपने आइन, यानी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अपना आइन है उसके मुताबिक और इलेक्शन एक्ट के कवायद और ज़वाबित के मुताबिक नहीं किए। अब एक बात तो लिखी पड़ी है, वो मैं समझता हूँ उस पर बहस इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि वो उस एक्ट ऑफ पार्लियामेंट का, यानी इलेक्शन एक्ट का हिस्सा है। यानी गालिबन अगर 215(5) को पढ़ा जाए तो ये बात तो दुरुस्त है कि इलेक्शन कमीशन, उसमें ये नहीं लिखा कि कोई पार्टी इंतखाबात कलअदम हो जाए इलेक्शन कमीशन कर सकता है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि अगर किसी भी जमात के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस उसके आइन और इलेक्शन एक्ट के मुताबिक ना हो, तो इलेक्शन कमीशन उस जमात को इलेक्शन सिंबल के लिए इनएलिजिबल करार दे सकता है। ये तो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है, उस कानून के अंदर लिखा हुआ है। तो यहाँ तक तो इलेक्शन कमीशन का मौकफ दुरुस्त लगता है। लेकिन अब देखना ये है कि ऐसी अब 3 एग्जाम्पल्स मौजूद हैं हमारे मुल्क में, उनके ऊपर बेशुमार केस लॉ भी मौजूद है कि महज जो प्रोसीजरल इरेगुलरिटी है वो किसी भी मामले को इट डज नॉट रेंडर द एंटायर प्रोसेस इनवैलिड। अगर तो वो राय ली जाती है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से भी, क्योंकि मैंने बदकिस्मती से मैं पेशावर हाई कोर्ट का कोई डिटेल फैसला नहीं पढ़ सका, लेकिन अगर तो वही अप्रोच रखी जाती है कि जी एक तो ये कि कंपैशनेट ग्राउंड्स के लिए इलेक्शन एक दिन बाद जी आ रहे हैं, जी हमने जो उम्मीदवारान है उनकी लिस्टें जारी होनी है, 1 महीने से कम वक्त का इलेक्शन में रह गया है, पार्टी को अगर आप सिंबल ले लेंगे तो आपको वो तो पार्टी ही नहीं रहेगी ना। ठीक है। अब सार साहब मैं आपकी जानिब आऊं, इलेक्शन कमीशन ये जो भी ऊपर एक यकसा इतलाक की बात भी की और जैगम साहब ने सौतेला बचा वाली बात की, पाकिस्तान में 125-150 के करीब से बल्कि ज़ायद जमातें हैं। पीटीआई के ही इंट्रा पार्टी इंतखाबात बड़ा मसला है, क्या वाकई तमाम पर इसी तरह इलेक्शन कमीशन ने स्क्रूटनी की और तमाम चीज़ों को देखा? ये अदालतें अब किसी का टूल बनने को तैयार नहीं, तो क्या इलेक्शन कमीशन किसी का टूल बनने को तैयार है?
या इस्तेमाल हो रहा है? देखिए, एक बात है कि इलेक्शन कमीशन के साथ शायद हम ज्यादती कर रहे हैं, मेरा ये अपना ख्याल है, क्योंकि एक इदारा है इस मुल्क में, दूसरे भी इदारे हैं, सिर्फ 2 इदारे तो नहीं है ना, तो उनके बारे में तो हम बात नहीं कर सकते, ना नाम ले सकते हैं किसी का, लेकिन इलेक्शन कमीशन मिला हुआ है उसको हम रगड़ते रहते हैं। ये बात उसूली तौर पे दुरुस्त है कि यकसा सलूक होना चाहिए किसी भी इदारे का, तमाम उसके जो रेगुलेट करता है जिसको उसके साथ यकसा सलूक होना चाहिए, उसूली बात है। लेकिन ये आधा सच है, आधा सच नहीं बोलना चाहिए, बड़ा ख़तरनाक होता है। अवाम को आधा सच जाता है तो वो फिर ज़ाहिर गुमराह होते हैं और फिर उसके मुताबिक अपनी राय बना लेते हैं जो सालों साल चलती है। पूरा सच ये है कि हमने ये तय कर लिया है अभी थोड़ी देर पहले कि PTI ने 2 नंबरी की है ना, PTI ने 2 नंबरी इलेक्शन का जो उन्होंने अपने जो पार्टी के इंतखाबात किए हैं, यहाँ तक बात तय हो गई कि उन्होंने कसूर किया है। अब आप कह रहे हैं कि एक चोर को क्यों पकड़ा, दूसरे को क्यों नहीं पकड़ा, चोर हैं, ये बात तय हो गई। अब आप मुझे ये बताएं कि PTI को क्यों पकड़ा है? PTI को इसलिए पकड़ा है कि उनके जो पार्टी चेयरमैन है उनके खिलाफ एक फैसला आया अदालत से, वो अदालत से आया, वो इलेक्शन कमीशन से नहीं आया। अदालत ने उनको नाअहल करार दे दिया। उसकी बुनियाद पे उन्होंने कहा कि आप दोबारा इलेक्शंस करवाएं, दोबारा इलेक्शंस करवाए, जिसमें 2 नंबरी हुई, जिस पे हम एग्री कर चुके हैं कि हाँ 2 नंबरी हुई। वो 2 नंबरी के खिलाफ अकबर एस बाबर जो उस पार्टी के दावा करते हैं कि वो कारकुन हैं या वर्कर हैं, जो भी हैं, वो इलेक्शन कमीशन के पास गए कि जी ये 2 नंबरी की है इन्होंने, इनके इलेक्शन ठीक नहीं है, इनके दोबारा इलेक्शंस करवाएं। ये बात हुई है ना। और जितनी भी 100 जितनी भी जमातें आप बार बार कह रही हैं, उनके बारे में 176 करीबन ये जमातें हैं सर, बल्कि अगर मुझे सही याद पड़ता है तो ANP को भी शायद कहा गया, मगर उन्होंने टाइम लिमिटेशन किया कि इफ आई एम नॉट, मैं से भूल ना रही हूँ इस वक्त, तो उन्होंने उनको भी इस पे क्वेश्चन किया गया है। हाँ, पर वो नहीं गया इलेक्शन की तरफ। बिल्कुल, तो बिल्कुल देखिए टाइम लिमिटेशन हो गया ना कोई वजह होगी, या आई डोंट नो उसका केस क्या है ANP का। मैं तो इस PTI के केस की बात बता रहा हूँ कि फर्ज कर लेते हैं सारे चोर हैं, एक चोर पकड़ा गया है, वो शोर ये मचा रहा है कि जी मुझे क्यों पकड़े, बाकियों को क्यों नहीं पकड़े। मैं उसका फर्क बता रहा हूँ, बाकियों को भी पकड़ना चाहिए, असूली तौर पे एग्री कर रहा हूँ मैं। ये तो नहीं हो सकता कि बाकियों को नहीं पकड़ा तो जो पकड़ा गया उसको भी छोड़ दें। मगर फिर वही सवाल है साहब, कतल कलामी के बाद पेशावर हाई कोर्ट वापस दे दिया निशान, उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ठीक नहीं है। ठीक है, अब उसके पास सही है वो, उसमें देखिए मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता। तो ये इलेक्शन कमीशन किस किस दबाव में है ये हमें ना पता है, ना हम ये बातें बाहर लेके आ रहे हैं। क्यों? यही तो मेरा फिर आपसे सवाल है, इलेक्शन कमीशन इस वक्त किस तरह के दबाव में है और कितना दबाव है, कुछ आप अगर इस पे वजाहत करें। ये जो निजाम बना हुआ है ना, माफिया है कि चोर को चोर ने बचाना है और जो पावरफुल है वो एक रास्ते से पतली गली से निकल जाएंगे। बात यह है कि PTI लाडली थी, वो लाडली नहीं रही, अब उन्हें हर चीज़ का हिसाब देना पड़ेगा। बात सिर्फ ये हो रही है, बाकियों का क्यों नहीं हुआ हिसाब, इसलिए नहीं हुआ कि उनकी जमातों के अंदर से या कोई और PTI शिकायत लेके चली जाती ना, PMLN है, पीपल्स पार्टी है, या MQM है, या ANP है, JUI है, उन सबके खिलाफ शिकायतें लेके PTI चली जाए इलेक्शन कमीशन के पास कि इनके इंतखाबात ठीक नहीं हुए। उस वक्त आप गए नहीं, आपके दोबारा इंतखाबात हुए क्योंकि आपका चेयरमैन नायर हुआ, उसकी बुनियाद पे आपकी पार्टी का एक और बंदा इलेक्शन कमीशन के पास चला गया कि ये 2 नंबरी की है, इन्होंने इनको पकड़े, उन्होंने पकड़ लिया। अब ठीक है, तो भाई लाडना ना रहना सबसे बड़ा उनका ड्रॉबैक बन गया इस वक्त तमाम मसाइल के पीछे। नहीं, दूसरी बात है सर्कमस्टांसेस जो नाअहल हुए हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि वो नाअहल हुए हैं अब आके, पिछले महीने की शायद बात है ना, उसमें नाअहल हुए हैं, उसकी बुनियाद पे दोबारा इंतखाबात का ऑर्डर किया इलेक्शन कमीशन ने। जिन इंतखाबात में पार्टी के इंतखाबात में 2 नंबरी की गई, उन 2 नंबरी पकड़ी गई है। अब वो कह रहे हैं बाकियों ने भी की हुई है, बाकी इशारा तोड़ के निकल गए, अब ये पकड़े गए वहां सिग्नल पे, रेड सिग्नल पे। ये फर्क है, दुरुस्त हो गया जी। फर्क इफ्तिखार साहब सामने रख रहे पेशावर हाईकोर्ट का भी फैसला था जिसमें उन्होंने कहा कि वेबसाइट पे शाया करें और 215 के तहत आर्टिकल उनको बल्ले का निशान दे दें। अब ये फरमाइएगा, बल्ले का निशान PTI का सियासी हक है, आईनी तकाजे अगर पूरे नहीं किए जमात ने अपने इंतखाबात को लेके, तो क्या सिर्फ सियासी बुनियादों पर रिलीफ मिलना चाहिए? फिर जो भी हो आइन और कानून के मुताबिक हो और सबके लिए हो। और कल सुप्रीम कोर्ट को चाहिए तमाम सियासी जमातों के इंतखाबात की रिपोर्ट तफसीली हासिल करे, इंतखाबी अमल को रोक दे, और जब तक तमाम सियासी जमातें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से सर्टिफिकेट ताज़ा हासिल न कर लें, इंतखाबात को रोक दिया जाए। यही खेल हो रही है, और मैं समझता हूँ कि अगर ये खेल इस नौयत की है तो उसको हो जाना चाहिए, ताकि दोस्तों को
इत्मीनान हो जाए कि सब पार्टियों से बराबर सलूक किया गया, आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पे अमल किया गया। बल्ले का निशान पीटीआई को मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? कानूनी और आईनी तौर पे मिलना चाहिए, मिलना चाहिए कानूनी और आईनी तौर पे। और अगर गलत हो रहा है, अगर वो क्या आप लफ्ज़ इस्तेमाल कर रही हैं, यकसा सलूक नहीं हो रहा, आर्टिकल 17 की वायलेशन हो रही है, सबको कहा जाए भाई इलेक्शन कराओ। फिर ये इलेक्शन कमीशन को काम वक्त से पहले नहीं करना चाहिए? इलेक्शन कमीशन का ने तो काम कर दिया जो करना था। अदालतों में तो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ लोग गए हैं ना, और अब इलेक्शन कमीशन अपने हक की फाइट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट को ये फैसला कर देना चाहिए कि यकसा तौर पे तमाम सियासी पार्टियां अपने अंदर असर नौ इलेक्शन करवाएं, सर्टिफिकेट पेश करें और फिर इलेक्शन में जाएं, क्योंकि ये तकाजा है आइन का। ये मुनीब साहब, क्या ये वे फॉरवर्ड निकलेगा इस पूरी सूरत हाल में से कि सबके काम खुल जाए? और ये मतलब है, ये तो क्या बर वक्त इलेक्शन कमीशन का किरदार कहाँ है, जिसको सिर्फ ये 1-1.5 महीने के लिए नहीं जागना, मुकम्मल अपना काम करते रहने की जरूरत है? देखिए, ये जवाब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने देना है कि क्या उन्होंने बाकी तमाम सियासी जमातों की इलेक्शन, इंट्रा पार्टी इलेक्शन की इतनी स्क्रूटनी की है या नहीं। इसका जवाब मैं या कोई और नहीं दे सकता, लेकिन मैं समझूंगा कि मतलब मैं समझता हूँ कि ये बड़ा जो इशू इन क्वेश्चन है वो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कराया गया इंट्रा पार्टी इंतखाब है, जो अब तक के आखिरी फैसले के मुताबिक दुरुस्त है और अदालत ने इलेक्शन कमीशन के फैसले को कलअदम करार दिया है। अब इस पूरे मामले में मेरे लिए मैं अनप्लेजेंटली सरप्राइज्ड होऊंगा अगर चीफ जस्टिस साहब इस तरह का कोई हुक्म कर दें कि जी आप सारी सियासी जमातें को इलेक्शन की रिपोर्ट मुझे दें, और जब तक ये सारी सियासी जमातें इंट्रा पार्टी इंतखाबात अपने आइन और इलेक्शन एक्ट 2017 के मुताबिक नहीं करवाती, तब तक मुल्क में इंतखाबात नहीं होंगे। अगर तो ऐसा कोई एक इफ्तिखार चौधरी साहब की अदालत होती तो मुझे यकीन था बहुत कुछ हो सकता था, साकिब निसार साहब की अदालत होती तब भी बहुत कुछ हो सकता था, अभी पीछे बंदयाल साहब की अदालत थी तो उसमें भी बड़े बड़े काम हो सकते थे। काजी फाइजा साहब की अदालत के अंदर अगर ये होगा तो मुझे नहीं लगता। मुनीब साहब, गुज़िश्ता रोज आपने एक बात की थी, मुतवक्के से मतलूबा नताइज। अभी अबसार साहब ने एक बात की है इलेक्शन कमीशन पर दबाव और मामलात, आप किस तरह गाज कर रहे हैं ये जो पिछले 1.5-2 महीने की सूरत हाल है इलेक्शन कमीशन के मामलात लेकर? क्या वाकई इलेक्शन कमीशन दबाव में बिहेव कर रहा है? देखिए, दबाव तो इलेक्शन कमीशन के ऊपर, अब अगर हम ये कहें नहीं है तो वो गलत होगा। दबाव इलेक्शन कमीशन के ऊपर है, लेकिन क्या इलेक्शन कमीशन का कंडक्ट सारा का सारा दबाव के नतीजे में है? अगर तो उन्होंने इस अपने फैसले को जो कि उन्होंने किया, फिर पेशावर हाई कोर्ट ने फाइनली उसे कलअदम किया, अगर वो उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में इसलिए गए हैं कि उनके ऊपर दबाव है कि भाई नहीं, यू हैव टू एक्ट एज अ पार्टी और आपने पीटीआई का इलेक्शन सिंबल उनसे वापस लेना है हर सूरत में, फिर तो ऑब्वियसली ये दबाव है, सब कुछ है। बट अगर इलेक्शन कमीशन अपने इख्तियारात की बहाली के लिए गया है कि नहीं जी हमारा था, एक पार्टिजन फैसला दिया है पेशावर हाई कोर्ट ने, हमें प्रॉपर तरीके से सुना नहीं, उन्होंने गलत तरीके से एडजुडिकेट किया और अदालत इसको वंस एंड फॉर ऑल बताए कि क्या इन नकात के ऊपर किसी जमात का इंट्रा पार्टी इलेक्शन दुरुस्त होता है या नहीं होता। अगर तो कल अदालत ये कह देती है कि नहीं जी जो आप बात कर रहे हैं चले एक हद तक दुरुस्त होगी, लेकिन बहुत हाइपर टेक्निकलिटी में मत जाइए, इस वक्त इंतखाबात हैं और बाय एंड लार्ज उन्होंने चले एक छोटी मोटी को वायलेशन अगर हुई है तो उसको कंडोन किया जा सकता है। लेकिन अगर अदालत कहती है कि नहीं ये छोटी मोटी वायलेशन नहीं है, ये मेजर बड़ा वायलेशन है और फ्लैग्रेंट डिसरिगार्ड है टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ, तो फिर अदालत पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को कलअदम भी कर सकती है, उसे ओवरटर्न भी कर सकती है। लेकिन वी हैव टू वेट एंड सी। बट जो इंप्रेशन है वो तो ये है कि इट्स तहरीके इंसाफ वर्सेस द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। बिल्कुल ऐसा है इंप्रेशन। लेकिन मैं यहाँ पे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या सबसे यकसा सलूक नहीं होना चाहिए? और अगर इलेक्शन कमीशन ने यकसा सलूक नहीं किया तो ये वक्त नहीं आ गया कि यकसा सलूक हो? क्या आर्टिकल 17 जो हमसे डिमांड करता है बराबरी की, क्या वो वक्त नहीं आ गया कि हम करें? भले से इलेक्शन पोस्ट नहीं, वो इलेक्शन से 20 दिन पहले फिर इलेक्शन कमीशन का रोल कहाँ है? इफ्तिखार साहब, उसको अपने टाइम पर चीजें करनी है। एक मिनट ठहरिएगा, इलेक्शन कमीशन ने अपना रोल अदा कर दिया, उसके रोल को चैलेंज किया गया अदालतों में। और कमाल की बात है 176 जमातों के इलेक्शन चेक कर लिए थे कि वक्त से पहले हो गए। अब मैं मुतालबा कर रहा हूँ ना, आपके कहने पे कर लेनी चाहिए। इलेक्शन से 25 दिन पहले तो नहीं है मुतालबा? मैं आपसे नहीं कह रहा, आई एम टॉकिंग टू दी
ऑडियंस जो मुझे सुन रही है और आपके सवाल का जवाब मैं दे रहा हूँ कि अगर इतना ही आप दबाव में आ गए हैं सारे, तो फिर ये दबाव सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे ना रहे, फिर इसको हम सारे शेयर करें, ये दबाव सारे महसूस करें। फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को क्यों आप बना रहे हैं इसका निशाना? मैं आपको एक बात बताऊं, दिस इलेक्शन इज़ गोइंग टू बी अ वेरी वेरी क्रिटिकल इलेक्शन फॉर पाकिस्तान बाय ऑल मीन्स, बाय ऑल स्टैंडर्ड्स। लेट अस वेट फॉर टुमारो। ठीक हो गया जी, पैनल की राय आपके सामने है। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। आज की सबसे बड़ी और अहम खबर, सुप्रीम कोर्ट से 2 दिन में 2 जजेस की जानिब से इस्तीफे दे दिए गए हैं। जस्टिस एजाजुल एहसन जो सुप्रीम कोर्ट में सीनियरिटी पर तीसरे नंबर पर हैं और जिन्हें अक्टूबर में चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनना था, उनकी जानिब से इस्तीफा दे दिया गया है। ये आपको बता दें, गुज़िश्ता रोज़ भी हमने प्रोग्राम में बात की थी, जस्टिस मज़ाहिर नकवी पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस जारी है। जस्टिस मज़ाहिर नकवी पे इस रेफरेंस के दौरान जस्टिस एजाजुल एहसन भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का हिस्सा, 2 दिन पहले उनकी जानिब से कार्रवाई पर एतराज़ात भी किए गए थे और आज होने वाली कार्रवाई का हिस्सा भी जस्टिस एजाजुल एहसन को बनना था, मगर आज उन्होंने माजरत कर ली, जिसके बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल चीफ जस्टिस की सरबराही में तारिक मसूद डोगर और एजाजुल एहसन साहिब की जगह पे जस्टिस मंसूर अली शाह ने आज हिस्सा बने इस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का। और चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट और फिर लाहौर हाई कोर्ट साथ मौजूद थे। 5 रुकनी बेंच की जानिब से आज समाअत की गई और उस इस्तीफे के बाद जो गुज़िश्ता रोज़ दिया गया जस्टिस मज़ाहिर नकवी का, सदर मुमलिकत ने जिसे कबूल किया, ये कहा गया आज की कार्रवाई जारी रहेगी। जस्टिस मज़ाहिर नकवी के रेफरेंस पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जानिब से उस रेफरेंस को इस इस्तीफे के बाद भी ख़त्म ना करने का फैसला किया गया है और ये कहा गया है कि इस्तीफे के बावजूद हक़ दिफा दे दिया गया है। कल खुद भी पेश हो सकते हैं मज़ाहिर नकवी साहब, वकील के जरिए भी पेश हो सकते हैं। ये कार्रवाई जारी रहेगी और अब से कुछ देर पहले ये खबर सामने आई कि जस्टिस एजाजुल एहसन की जानिब से बतौर जज सुप्रीम कोर्ट इस्तीफा दे दिया गया है। आज जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई रही, वहाँ चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जानिब से भी बड़े अहम रिमार्क्स दिए गए। उन्होंने कहा कि मामला बहुत बड़ा हो गया है, अब बात इस्तीफे तक की नहीं रह गई, जो इल्ज़ामात लगे हैं, जो सवाल उठाए गए हैं, उनके जवाब जानना ज़रूरी है। सोशल मीडिया और मीडिया पर जितना मामला आ गया उसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते। हम पर अगर इल्ज़ामात लगते हैं तो नतीजतन अवाम भी जानना चाहती है कि आया वो दुरुस्त है या गलत है। हम यहाँ अपनी खिदमत के लिए नहीं, आईनी जिम्मेदारी अदा करने के लिए बैठे हैं। अदालत उज़्मा समेत तमाम इदारे अवाम को जवाबदेह हैं। 2 रोज़ में सुप्रीम कोर्ट से दूसरे जज का ये इस्तीफा, इसी मामले पर पैनल से गुफ्तगू करेंगे, पैनल के सामने सवाल रखेंगे। जस्टिस मज़ाहिर नकवी के बाद जस्टिस एजाजुल एहसन भी मुस्ताफ़ी, क्या जजेस में धड़ेबंदी का नतीजा सामने आ रहा है? जैगम साहब। देखिए, ये आज की बात तो नहीं है, कहानी तो ये थोड़ी सी पुरानी है कि पाकिस्तान की जो सुप्रीम कोर्ट है उस वक्त उसने एक नई शक्ल ली जब इफ्तिखार चौधरी साहब लॉयर्स मूवमेंट के नतीजे में और जमहूरियत बहाल होने के बाद वापस आए और उनके साथ जज आए और उन्होंने एक ऐसी शक्ल अख्तियार कर ली जिस तरह ईरान में गार्डियन काउंसिल है, यानी वो हुकूमत के ऊपर उन्होंने एक हुकूमत बना ली। उन्होंने इस तरह की पोजीशन ले ली जिस तरह 58(2)B के तहत सदर की थी कि सदर हुकूमत गिरा सकता था। लाइक माइंडेड जजेस का उन्होंने एक ग्रोह बना लिया और एक नई जूरिस्प्रूडेंस, एक नई तरह की आईनी तशरीहात हमारे सामने आने लगी। मिसाल के तौर पे जो 58(2)B की जगह 62(1)F आ गया, जो मौजूद था लेकिन उसकी एक नई तरह से तशरीह कर दी गई और हमने देखा कि अब की अदालत ने उसको उठा के फेंक दिया गया। और उस वक्त की अदालत ने, इफ्तिखार चौधरी साहब की अदालत के बाद से और हम ख्याल जजों ने, उन्होंने अपने ऊपर ये हक ले लिया कि करोड़ों लोगों की मुंतखब हुकूमत के सरबराह को, वज़ीर आज़म को, वो ये सिर्फ ये कहकर निकाल सकते हैं कि तुम सादिक और अमीन नहीं हो। बग़ैर किसी प्रॉपर ट्रायल के, बग़ैर किसी कन्विक्शन के कोई एक चीज़ उठाएं और उस पर निकाल दें। उन्होंने मिसाल के तौर पर यह कर लिया कि तौहीन अदालत के अपने आप को ऐसे इख्तियार दे दिए कि लाखों लोगों के मुंतखब मेंबर कौमी असम्बली को वो असम्बली से उठाकर फेंक दें कि तुमने हमारी तौहीन कर दी है। हमने देखा कि उन्होंने हुकूमतें गिनानी, हुकूमतें बनानी शुरू कर दी। पंजाब की हुकूमत का आपके सामने मिसाल है। आपने देखा कि उन्होंने आइन की एक नई तशरीह शुरू कर दी। इसके नतीजे में एक तो पाकिस्तान में जो जुडिशरी थी वो बहुत ही कंट्रोवर्शियल हो गई
और बजाय इसके कि पाकिस्तान की जो हमारे सिस्टम है, जो हमारी जमहूरियत है और ओवरऑल सिस्टम है, उसके अंदर वो तनाज़ात को निपटाएं, वो खुद तनाज़ात का हिस्सा बन गए और इसी का नतीजा ये था कि जुडिशरी के अंदर भी तकसीम हो गई। ऐसे थोड़े से जज बच गए जो असूलों की खातिर खड़े होने को तैयार थे, जिनका आपस में इत्तफाक सिर्फ इस बात पर था कि आइन के मुताबिक पाकिस्तान को चलना चाहिए, हमें आइन के मुताबिक काम करना चाहिए। और फिर हमने देखा कि उनकी भी प्रोसिक्यूशन की गई, ये जजेस उनके भी पीछे पड़े और पूरा सिस्टम भी उनके पीछे पड़ा। मैं समझता हूं कि इस वक्त जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तब्दील हो रही है, दुरुस्त हो गया और तब्दील हो चुकी है, ठीक हो गया। हमने देखा है कि वो चंद जज जो असूल पसंद जज थे, अब उनके पास एक ताकत आई है, उनके नंबर बढ़े हैं और अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम एक आया है। तो ये लोग जो पुरानी विरासत है ये बहुत परेशान है, और ये नया जो सिस्टम है, जो नई तब्दीली है और जो अकाउंटेबिलिटी ठीक हो गया। ज़ैगम साहब कह रहे हैं कि बहुत कुछ तब्दील हो रहा है, ये बड़ी तब्दीली है। इफ्तिखार साहब, अब जस्टिस मंसूर अली शाह अगले चीफ जस्टिस पाकिस्तान होंगे, अक्टूबर में जस्टिस एजाजुल एहसन को बनना था, ये क्या धड़ेबंदी का नतीजा है? एक जज कल इस्तीफा दे रहे हैं, आज के इस्तीफे को कैसे काउंट किया जाए? ज़ैगम साहब ने बहुत तफसील से इस सवाल का जवाब आपको दिया है। ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि एजाजुल हसन साहब नहीं चाहते कि मज़ाहिर नकवी के ख़िलाफ़ कार्रवाई जारी रहे। पाकिस्तान के अवाम को जब कल ये पता लगा कि एक जज जिसके ख़िलाफ़ करप्शन के चार्जेस पे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कार्रवाई हो रही थी, तो उसने सज़ा से बचने के लिए इस्तीफ़ा दे दिया, और इस्तीफ़ा भी गैर आइनी तौर पे दिया, वो उसने अपने हाथ से नहीं लिखा था। और गैर आइनी ये भी था कि उसमें तारीख़ भी जो थी वो पिछले साल की थी, लेकिन सदर पाकिस्तान बादशाह हैं, जो मर्ज़ी करें, उन्होंने कबूल कर लिया। ये मामला तब शुरू हुआ क्योंकि अगर मज़ाहिर नकवी इस्तीफ़ा देने के बावजूद भी जवाबदेह हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, तो ये एक नई आइनी और कानूनी और इखलाकी ज़िम्मेदारी पाकिस्तान में जन्म ले रही है, और ये होना चाहिए, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि मैं लूट मार करके इस्तीफ़ा दे के घर चला जाऊँ और फिर उस लूट मार के फ़ायदे उठाते हुए मैं 10 लाख पेंशन का भी क्लेम करूँ, मैं 2000 बिजली के यूनिट भी मुफ्त में लूँ, मैं अपनी हिफाजत के लिए पुलिस की गार्ड भी लूँ। ये नहीं हो सकता, ये गलत है। इस पर रद्द-ए-अमल बहुत शदीद है सारे मुल्क में। तो मैं समझता हूँ एजाजुल हसन साहब को ये बात समझ आ गई कि अब वो दिफा नहीं कर सकते, और ज़ैगम ने बहुत खूबसूरत अंदाज में सारी कहानी आपके आगे पेश कर दी है कि आज का पाकिस्तान एक और पाकिस्तान बनता जा रहा है, जिसमें आइन को, कानून को इज्जत दी जाएगी, एहतराम दिया जाएगा, और ये जो ग्रुपिंग है अब द जजेस, ये ख़त्म होनी चाहिए थी, अब होगी। और एक आखिरी बात मैं कहना चाहूँगा, ये डराया जा रहा था कि अगर हुकूमत किसी की आ गई तो वो हुकूमत अक्टूबर से ज़्यादा आगे नहीं जाएगी, हम देख लेंगे हुकूमत कैसे जाती है, हम देख लेंगे जो कैदी हैं उनको कैसे रिहाई नहीं मिलती, हम आएंगे और सब जेलों के दरवाजे खोल देंगे और उन सब लोगों को बाहर ले आएंगे। ये भी प्रोपेगेंडा मौजूद था। ठीक हो गया जी, एक ब्रेक पे जाते हैं। ब्रेक आएंगे तो क्या वाकई बहुत कुछ तब्दील हो रहा है, इसी पर मजीद गुफ्तगू मुनीब साहब की राय और अब्सार साहब की इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में खुशामदीद। मुनीब साहब, आपकी जानिब आऊंगी। जस्टिस एजाजुल एहसन का इस्तीफा, इसकी टाइमिंग, इसकी सिग्निफिकेंस और इसके असरात, क्या बहुत कुछ तब्दील होने को है? देखिए, जस्टिस एजाजुल एहसन साहब का इस्तीफा महज इस वजह से नहीं दिया, मैंने पहले भी अर्ज किया था, इस वजह से उन्होंने नहीं दिया कि मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के खिलाफ जो कार्रवाई सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में चल रही थी वो दुरुस्त तरीके से नहीं बढ़ी, या वो तासुब का शिकार थी, या उसमें अनड्यू हेज था, ये वजह नहीं है। देखिए, इशू ये है कि जब आप पावर पॉलिटिक्स के अंदर एज अ टूल इस्तेमाल हुए हो और किसी प्रोजेक्ट को लाने के लिए, फैसिलिटेट करने के लिए आपको भी इस्तेमाल किया गया हो, जो कि 2016 से लेकर 2018 तक बहुत से दफातर को और बहुत सी शख्सियात को इस्तेमाल किया गया। अब जब आप इस्तेमाल होते हैं तो आपको लग रहा होता है कि कोई बात नहीं, ये इट्स ऑल पार्ट ऑफ द गेम, लेकिन मसला ये है कि बहुत सारी चीजें डॉक्यूमेंट हो रही होती हैं किसी जगह, बहुत सारी जगहों पर आप खुद को वल्नरेबल कर रहे होते हैं, लेकिन आपको उस वक्त एहसास नहीं होता। जब वक्त गुजर जाता है तो फिर जब चेंज ऑफ गार्ड होता है कई जगहों पर, तो फिर हालात बदल जाते हैं। जब हालात बदलते हैं, चेंज ऑफ गार्ड होता है, तो फिर पॉलिसीज भी बदल जाती हैं। जब पॉलिसीज बदल जाती हैं तो जो पहले सही था वो आज गलत हो जाता है, और जो जिसको पहले गलत समझा जाता था वो अब सही हो जाता है। तो जब ऐसी सूरत हाल हो
तो इसके अंदर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें हम एक्सपेंडेबल्स कहते हैं। मैं समझता हूं कि जस्टिस एजाजुल एहसन साहब, अगर ये बात दुरुस्त है कि उन्होंने वाकई अपना इस्तीफा भिजवा दिया, जो कि भिजवा दिया गया है, तो जस्टिस एजाजुल एहसन साहब आज के एक्सपेंडेबल हैं और उनके सामने मैं सिर्फ ये मोहतात तरीके से आपके बात सामने रख सकता हूँ कि उनके सामने कुछ चीजें मौजूद थी जो कि उन्हें हॉन्ट कर रही थी। ये बात ज़हन में रखिएगा, उन्होंने इसलिए इस्तीफा नहीं दिया कि सिर्फ मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब की वजह से इशू था या कि जी बेंच ठीक नहीं बन रहे, मुझे बड़ा उससे है। भाई अक्टूबर में तो चीफ जस्टिस बन ही जाना था। काजी फाइसा साहब भी तो बेचारे साइड पर उन्हें कॉर्नर में बिठाई रखा, इवेंचुअली उनको निकालने की कोशिश की गई, लेकिन वो चीजें कारगर साबित ना हुई, बैकफायर कर गई। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर कुछ जज साहबान ऐसे थे जिन्होंने फिर काजी फाइसा साहब का भी यकीनी तौर पर साथ दिया। लेकिन क्या इतना कुछ, मतलब इतनी कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ा था कि अक्टूबर तक कौन छोड़ता है जी कि कोई मुल्क के पास किसी के पास वक्त हो कि वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन सके और वो ना बने। कौन कहेगा कि जी क्या इसलिए कि जी मेरे कुलीग के खिलाफ जी बड़ी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में बड़ी गलत कार्रवाई हुई तो मैं बड़ा दिल बर्दाश्ता हो गया और मैंने आई हैव थ्रोन इन द टॉवल। ऐसे नहीं होता। देयर इज समथिंग मोर टू इट, देयर इज अ लॉट मोर टू इट एक्चुअली। और मैं आपको दोबारा कहूं कि ये जब सब कुछ किया गया, वो मॉनिटरिंग जज इन्हीं को बनाया गया था, एजाजुल एहसन साहब को, मियां नवाज शरीफ को कन्विक्शन करवाने के लिए और मरियम नवाज शरीफ की कन्विक्शन करवाने के लिए। तो आपका ख्याल था कि, अब मैं यही कहूँगा, सारे भी हाजी सनाउल्लाह तो नहीं थे ना, मतलब सारे फिर वो उसी गेम का हिस्सा थे और सारे जो कुछ कर रहे थे, किस तरह अरशद मलिक को कौन प्रेशराइज कर रहा था, कौन किस तरह चीजें डिक्टेट करवाता था, वो जो व्हाट्सएप के ऊपर एक वो JIT बन गई थी, ये बातें को हवा में तो नहीं तहलील हो गई ना, ये इसी जमीन के ऊपर हुई है और उसके अंदर लिविंग लोग मौजूद थे और टेंजिबल चीजें आज भी डॉक्यूमेंट की सूरत में मौजूद है, बहुत सारी वीडियो एविडेंस बहुत सारी चीजों की मौजूद है। तो मैं अब बस इतना ही कहूंगा कि बस कुछ चीजें जब आपके सामने रख आपने इतना नहीं कहा, काफी कुछ कह दिया है कि समथिंग मोर एंड लॉट मोर टू इट, बहुत कुछ हॉन्ट कर रहा है जो कुछ हुआ कुछ गुज़िश्ता सालों में। अफसार साहब, कमिंग टू यू, कंक्लूड कीजिएगा कि वाकई जो हमने गुज़िश्ता 6-8 सालों में देखा है, वो जजेस में जो धड़े बंदी, जो ग्रुपिंग, सब कुछ, ये उसी का नतीजा है। 2 दिन में 2 इस्तीफे सुप्रीम कोर्ट से। ये उसका नतीजा नहीं है। देखें, ये बात आज साबित हो गई कि सच की आखिरी फतह सच की होती है, झूठ की नहीं होती। झूठ के पाँव नहीं होते, झूठ भाग जाता है बगैर पाँव के, और सच जो होता है ना वो खड़ा रहता है चाहे कितने भी मुश्किल हालात हों। काजी फाइज़ा ने साबित किया ये, और ये पहले जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी और आज जस्टिस एजाजुल एहसन, इन्होंने साबित कर दिया कि ये सच के साथ नहीं थे, इनका मौक़िफ़ सच्चा नहीं था। जो कुछ इन्होंने पिछले कई सालों में किया इस मुल्क के अदालती निज़ाम के साथ। मुझे याद आ रहे थे जावेद हाशमी की अगस्त 2014 की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जब उन्होंने कहा कि मुझे इमरान खान ने ये बताया है कि इमरान खान को कुछ जनरल्स ने, रिटायर्ड और सर्विंग ने, ये कहा है कि आने वाले चीफ जस्टिस हमारे हैं, हम इन सबको फारिग कर देंगे और आपको लेके आएंगे। तो इस वजह से जावेद हाशमी ने इनकार कर दिया, जो उस वक्त सदर थे PTI के, कि मैं इस साजिश का हिस्सा नहीं बनना चाहता। आप देख लें, उसके बाद साकिब निसार आए, आसिफ सईद खोसा आए, गुलजार आए, उमर अताब बंदियाल आए। उमर अताब बंदियाल के जाने के बाद ये हाउस ऑफ कार्ड्स गिर गया और मुज़ाहिर नकवी और एजाजुल एहसन के पास कोई और रास्ता नहीं था कि वो यहाँ से चले जाएं। और मुझे एक और बात याद आ रही है, तकरीबन 1.5 साल पहले एक बहुत ही सीनियर ऑफिसर ने, सर्विंग ने, मुझे कहा, कोई बात हो रही थी तो मैंने अपने शकूक का इजहार किया। उन्होंने कहा, आप देखिएगा, आपको और आप जैसे लोगों को जितनी शिकायतें हैं इस्टेब्लिशमेंट से, ये तमाम शिकायतें दूर हो जाएंगी, हम वैसा नहीं करेंगे जैसा माजी में होता रहा है। तो और आज मुझे लगता है कि उनकी बात सच थी और ठीक थी। अगर वाकई ये सच है जो मैं देख रहा हूँ और ये मुस्तकिल है, तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए आइंदा मुस्तकबिल में अच्छी उम्मीद है, पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जाएगा इंशाल्लाह। जो कुछ हो रहा है सच है और मुस्तकबिल की उम्मीद है। बातें कहने को अच्छी, गुज़िश्ता रोज़ भी हमने प्रोग्राम कंक्लूड किया तो मैंने कहा कि साफ है, माशरे का भी भरोसा करने को जी करता है। अभी अबसार साहब ने कहा कि वाकई ये हाउस ऑफ कार्ड्स है। देखना यह है कि वाकई हाउस ऑफ कार्ड्स है और बहुत कुछ तब्दील हो रहा है, क्योंकि ऊपर ये कहा गया कि अगर एक जज के इस्तीफे के बाद भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कह रही है कि उसको जवाबदेह होना है, नई कानूनी, आइनी और अखलाकी जिम्मेदारी को समझा जा रहा है और उसे लेके आगे बढ़ा जा रहा है, तो यकीनन पाकिस्तान मुस्बत सिमत में आगे जाने की तैयारी कर रहा है। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।